सो अभी हमने देखा कि अगर कोसाइंस में वापस लौट रहा हूं मैं, कोसाइंस के केस में मैंने देखा था कि जो एल की वैल्यू थी वो क्या थी, कॉस अल्फा थी। कॉस अल्फा क्या आया था, एक्स अपॉन आर आया था। तो एक्स क्या आया था, आर कॉस अल्फा आया था, यानी एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर था, आर कॉस अल्फा के, यानी कि एल इंटू आर के। वाई किसके बराबर था, आर कॉस बीटा के, यानी एम इंटू आर के। और जेड किसके बराबर था, आर कॉस गामा के, यानी एन इंटू आर के। और मैं जानता हूं पाइथागोरस थ्योरम से कि जो मेरा आर स्क्वायर है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना। या फिर आपने ये अभी देखा था ना कि मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, एक ही मतलब है ना, दोनों चीजें कुछ भी लगा लो, या तो ये लगाएं या ये लगाएं। तो मैं इससे काम कर लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स की जगह रख देते हैं एल आर, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर। वाई की जगह रख देते हैं एम आर, ये बन जाएगा एम स्क्वायर आर स्क्वायर। प्लस जेड की जगह देते हैं एन आर, तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन ले सकते हो आप। इससे ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा, 1 होगा। यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज 1 इज यूनिटी। बट ऐसा डायरेक्शन रेशियोज के लिए जरूरी नहीं है, आप नोट डाल के लिख लें। इन जनरल ये जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी केस में। कब हो सकता है, जब आपके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, 1 होगा। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा, 1 होगा। और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो जरूरी नहीं है 1 हो। मैं इसको एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ। कॉस अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है 1/4, कॉस बीटा की वैल्यू दी हुई है आपको 1/2। तो आप कॉस गामा निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे, लगा देंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लगा देंगे। यानी 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16 प्लस 1/4 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 16 आ जाएगा यहाँ पे। और 1 प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 5/16, यानी एन स्क्वायर हो जाएगा आपका 11/16, यानी एन आ जाएगा अंडर रूट 11/4। यानी इसका मतलब क्या है, कॉस गामा की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट 11/4। गामा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 11/4। ये आपका एंगल निकल गया इस तरीके से। अब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस थे 1/4, 1/2 और रूट 11/4, अगर मैं कोसाइंस की बात करूंगा तो ये मेरे पास कोसाइंस हैं 1/4, 1/2 और रूट 11/4। अब आपको इसको सिंपल करना है, मान लीजिए इसको आपको डायरेक्शन रेशियो में बदलना है। इसको आपको डायरेक्शन रेशियो में बदलना है। अब डायरेक्शन कोसाइन की खासियत ये है कि तीनों का जो स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 11/4 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें दिक्कत क्या होती है इनसे डील करने में, कि आपको फ्रैक्शन से डील करना पड़ता है एक्चुअली। और इसको यदि आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो किस में बदल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो में बदल जाएगा, और उसमें फ्रैक्शन नहीं होगा, तो उससे डील करना ज्यादा आसान पड़ता है, जो कि हम अगले चैप्टर 3D में देखेंगे। पर मैं दिखाना चाह रहा हूं कि डायरेक्शन रेशियो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो आप इसको क्या करिए, तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों का आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 1, 2, रूट 11। तो ये क्या होंगे आपके, ये होंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होते, क्योंकि यदि आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आता, 2, 4, 2 रूट 11। डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक बट डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक। भाई जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, वो तो कांस्टेंट ही है, तो डायरेक्शन कोसाइंस तो वही के वही रहेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। पर डायरेक्शन रेशियोज में यू कैन बी फ्लेक्सिबल। मान लो 1, 2, 2 डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो 2, 4 भी वही डायरेक्शन रेशियोज हैं, 4, 8 भी वही डायरेक्शन रेशियोज हैं। उसका मतलब वही है, एज लॉन्ग एज यू आर मल्टीप्लाइंग बाय द सेम कांस्टेंट, आपका सेम डायरेक्शन रेशियो अचीव हो रहा है एक्चुअली। उनको सभी डायरेक्शन रेशियो को एक कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको अगली चैप्टर में लेंगे। बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या रहता है। तो सारे सवाल आप कोसाइन की मदद से भी कर सकते हो, बट क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन से डील करना पड़ता है, इसलिए हम डायरेक्शन रेशियो को भी पढ़ते हैं। यानी इतना साफ है कि डायरेक्शन रेशियो से काम करना हमारे लिए आसान है, बिकॉज वहां पे प्रॉपर नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस नहीं है। यानी अगर मैं एबीसी से काम करूंगा डायरेक्शन रेशियो से, तो मुझे कभी डायरेक्शन कोसाइन निकालने पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा जो ए है वो किसके बराबर है, सम एल इंटू आर के बराबर है। जो मेरा बी है वो किसके बराबर है, एम इंटू सम आर के बराबर है। और जो सी है वो किसके बराबर, एन इंटू सम आर के बराबर है।
यानी अगर मेरे को कोसाइन निकालना है, एल निकालना है, तो क्या करूंगा, ए अपॉन आर कर दूंगा। तो यानी इस केस में जो कांस्टेंट है मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं कि मुझे अगर एल निकालना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूं, एल अपॉन एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जनरली हम यही मेथड यूज करते हैं कि हम डायरेक्शन रेशियो से काम लेते हैं 3D में, और कोसाइन निकालने होते हैं तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। अच्छा मुझे चेक करके बताओ, वेरीफाई करो जरा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, इसका स्क्वायर करना जरा, क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा, प्लस सी स्क्वायर अपॉन रूट हट जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यानी जिस चीज से हमने डिवाइड किया है वो क्या है, कांस्टेंट ही है, वो क्या है, तीनों केस में क्या है, कॉमन ही तो है वो। यहाँ पे यही तो होता है, यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है आर, वो तीनों केस में क्या होनी पड़ती है, सेम होनी पड़ती है। तो इस तरह हम पढ़ेंगे 3D में। तो हालांकि मैं इसमें चला गया हूं यहाँ पे, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि कोसाइन की मदद से रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो की मदद से कोसाइन कैसे निकालते हैं, और जनरली हम रेशियो से काम करते हैं, वो आसान पड़ता है हमको, और कोसाइन का भी जरूरत पड़ती भी है तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। और जनरली यानी मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि 1,2,2 अगर डायरेक्शन रेशियो है ABC, तो 2,4,4 भी क्या है, वही डायरेक्शन रेशियो है, वही वेक्टर को बता रहे हैं, 4,8,8 भी वही वेक्टर को बता रहे हैं। इन तीनों का मतलब ये तीनों एक ही वेक्टर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं एक्चुअली, यानी ये सिग्निफाई द सेम वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं है, मतलब कई सारे बन सकते हैं जो सेम वेक्टर को सिग्निफाई करते हो, बट डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होंगे किसी वेक्टर के। नेक्स्ट अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, यानी जिसके इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, उस केस में जीरो वेक्टर होगा। उसको जनरली हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर या फिर बी वेक्टर, इस तरह से हम डिनोट करते हैं इसको। इसको कई बार हम नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर एक्चुअली ज्यादा फेमस टर्म है, ठीक है सर। इसको बस नाम दे दिया जीरो, जीरो नाम इसलिए दिया एक्चुअली दो वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर और एक वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर, मान लीजिए, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। अब यदि मैं निकालूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, पर एक्चुअली जीरो वेक्टर कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, जब मैग्नीट्यूड ही नहीं तो डायरेक्शन कैसे होगा बताओ। बट इस तरह के एक्सप्रेशन को समझाने के लिए हमने एक बस एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रखा है जीरो वेक्टर का, यानी जीरो वेक्टर इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ सम वेक्टर्स जो कुल मिला के क्या हो रहे हैं, नल हो रहे हैं। कहने का मतलब है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता, जीरो मैग्नीट्यूड बट नो डेफिनेट डायरेक्शन। बेसिकली इसको पढ़ते ही इसलिए है कि अगर आपको दिखाना हो कि एक वेक्टर सम ऑफ सम वेक्टर्स अगर जीरो निकल के आ रहा है तो उसको जीरो वेक्टर बोल रहे हैं, नल वेक्टर बोल रहे हैं। बिकॉज जनरली हम यही बोलते हैं कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव अ थर्ड वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आल्सो गिव अ थर्ड वेक्टर। तो हम जनरली बोलते हैं कि जब भी हम वेक्टर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अलजेब्रा लगा रहे हैं, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है ना। तो जब भी हम अलजेब्रा लगा रहे हैं तो हमारा जो आंसर भी आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। उस डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए हम आंसर को जीरो वेक्टर नल वेक्टर बोल रहे हैं, बस इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। यूनिट वेक्टर में आपको बता ही चुका हूं, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है, उसको हम एक कैप से बोलेंगे। को इनिशियल वेक्टर्स होता है एक, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। मान लो एक वेक्टर कुछ ऐसा है, एक वेक्टर कुछ ऐसा है, ये क्या है, ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। एक होता है कोलिनियर वेक्टर्स, यानी ऐसे वेक्टर जो बेसिकली एक लाइन के पैरेलल हों, ऐसे वेक्टर स्पेस में मूवेबल होते हैं, यानी एक वेक्टर कुछ ऐसा है मान लो और एक वेक्टर कुछ ऐसा है और दोनों इस लाइन के पैरेलल है मान लो, यानी ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। लाइन के, लाइन हो या वेक्टर हो, लाइन के ही होता है जनरली वैसे। यहाँ पे ए वेक्टर भी लाइन के पैरेलल है और बी वेक्टर भी लाइन के पैरेलल है, यानी आप बोल सकते हो ए वेक्टर भी क्या है, बी के पैरेलल है। इसमें ए और बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए पैरेलल टू द सेम लाइन। पैरेलल का मतलब ये भी हो सकते हैं, जैसे ये है और एक ये है, ये भी कोलिनियर कहलाएंगे, पैरेलल होने चाहिए बस। अब जनरली जब इसको और इसके भी दो पार्ट कर सकते हैं हम लोग, पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये कैसे, ए और बी कैसे हैं, पैरेलल हैं, और सी और डी कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। यानी कोलिनियर वेक्टर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब जिनका डायरेक्शन सेम हो, एंटी पैरेलल मतलब जो हो तो पैरेलल पर उनका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है। तो पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स जाएंगे। तो नेक्स्ट अब देख रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स तब होंगे जब डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर कुछ ऐसा है और एक और वेक्टर कुछ ऐसा है,
अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनका डायरेक्शन भी सेम है, एक ही दिशा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड भी इनका आप मानिए सेम है, तो ये आपके इक्वल वेक्टर्स हो गए। उस केस में हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। नेक्स्ट देख रहे हैं नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए बस आप उसकी दिशा बदल दो। जैसे कई बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते वक्त ये सब देखा है। तो यानी अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर कुछ ऐसा है, तो माइनस ए वेक्टर कैसा होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट दिशा उल्टी होगी। ऐसी अगर आप ए बी की बात करते हो, मान लो कोई बनाते हो, ए बी बनाते हो आप, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अगर आप ए बी वेक्टर की बात करोगे तो ये हो जाएगा। पर आप बी से लेकर ए का वेक्टर बनाओगे कोई, यानी ए बी को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, यानी आपने बेसिकली इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को पलट दिया, तो आपका वो वेक्टर हो जाएगा नेगेटिव साइन का, जिसका डायरेक्शन सेम है। ठीक है, वेक्टर्स को हम कहीं भी स्पेस में मूव कर सकते हैं एज लॉन्ग एज उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। यानी या नोट लिख सकते हैं, वेक्टर्स आर फ्री टू मूव इन स्पेस। कहने का मतलब है यदि कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, जब तक दिशा उसकी सेम है, थोड़ा दिशा डायग्राम सही नहीं बन रहा है, ये भी ए वेक्टर है, एज लॉन्ग एज जब तक आप उसके मैग्नीट्यूड यानी जो उसकी लेंथ है उसको सेम रख रहे हो और डायरेक्शन को सेम रख रहे हो, वो क्या होगा, सेम ही वेक्टर कहलाएगा। तो इनको हम कई बार फ्री वेक्टर्स ही बोलते हैं। तो वेक्टर्स का यूज तो है, समझ में आता है कि हमें किसी चीज को मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी बतानी हो तो वेक्टर का यूज है। जैसे कि मान लीजिए मुझे बताना है कि मैं 50 किलोमीटर चलाऊं, ठीक है, और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मैं जानता हूं नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। तो मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना लेता हूं। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, ये ईस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। मुझे 50 किलोमीटर चलना है और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, यानी कैसा होगा वो, ये आपका लेट से ओ है और आप किसी ऐसे पॉइंट पे जा रहे हैं, पी पे, यानी ये ओपी की दूरी जो होगी वो होगी आपकी 50 किलोमीटर। इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेक्टर्स का यूज है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ये मान लीजिए बी वेक्टर है, ये कुछ ए वेक्टर है, ये कुछ सी वेक्टर है और ये कुछ डी वेक्टर है। आपको मान के चलना है कि जो ए का जो मैग्नीट्यूड है और सी का जो मैग्नीट्यूड है और जो डी का मैग्नीट्यूड है क्या है, सेम है। ठीक है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, इन तीनों का तो आपस में सेम है, बस इसका अलग है। तो अब मुझे बताना है आपको कि इसमें से कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से होंगे। कोलिनियर में क्या होता है, एक कॉमन लाइन के पैरेलल हो, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, ए सी डी तीनों ही होंगे, है ना, ए वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। एक कॉमन लाइन कैसी बना सकते हो आप, मान लो कि एक ऐसी कॉमन लाइन होगी, एक ऐसी आपने डॉटेड कॉमन लाइन मान ली, ए भी इसके पैरेलल है, सी भी पैरेलल है, डी भी पैरेलल है, डायरेक्शन से फर्क पड़ता नहीं है, यानी तीनों ही कोलिनियर वेक्टर होंगे। इक्वल वेक्टर्स कौन से होंगे, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, वो हो जाएंगे आपके ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे, सी डी एंड बी, तीनों का टेल क्या है, सेम है, तो ये को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे, एंटी पैरेलल होंगे आपके सी और डी भी हैं एक पेयर, और सेकंड पेयर क्या होगा, ए एंड बी, बिकॉज सी और डी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ए और डी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो फ्रीली स्पेस में मूव करके हम देख सकते हैं कि अगर ए ये है तो ए को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, ए को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं। मान लो ये वाला पॉइंट आपका कुछ पी पॉइंट है, ये क्या ए की टेल को उठा के मैं पी पे रख सकता, क्योंकि स्पेस में मूवेबल है ना, तो उसको उठा के मैं वहां रख दूंगा, तो यानी इसी के ऊपर सुपरइम्पोज कर जाएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर कौन कौन से हैं, किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, या तो उनकी दोनों की टेल को जोड़ते हैं या दोनों के हेड को जोड़ते हैं। जनरली हम हमेशा टेल को ही जोड़ते हैं, जिससे हमें देखना आसान रहता है। तो दोनों को टेल को जोड़ने तो कौन कौन से, क्या ए और बी परपेंडिकुलर हैं, कैसे, ए वेक्टर को उठा के आप उस पी से कर दो, पी इनिशियल पॉइंट बना दो उसका, क्या हो जाएंगे, दोनों की टेल मिल जाएंगी, दोनों की टेल मिल जाएंगी तो क्या एंगल बनेगा, 90 बनेगा। या फिर आप क्या करो, मान लो ये वाला पॉइंट आपका क्यू है, बी को उठा के क्या कर दो, बी को उठा के इस तरह रख दो कि बी की टेल जो है क्यू पे आ जाए, तो क्या हो गया, बी की टेल क्यू पे आ जाएगी तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट, इस तरफ बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और क्या क्या परपेंडिकुलर है, बी और डी परपेंडिकुलर है, दोनों की टेल मिल रही है, बी और सी परपेंडिकुलर है, क्या ए और डी परपेंडिकुलर है, नहीं है, राइट, उठा के नहीं रख सकते उसको। ठीक है, तो यही केसेस बनेंगे। तो जो बी वेक्टर है वो तीनों के साथ परपेंडिकुलर है एक्चुअली, सी के साथ भी, डी के साथ भी और
ए के साथ भी। तो आज के लिए हम डिस्कशन इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सीखेंगे। थैंक यू।